5 मिनट का वक्त और 5 मिनट के बाद रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे राज ठाकरे और उसके बाद शुरू होगी उनकी वो रैली जिस संबोधन का इंतजार औरंगाबाद की जनता भी कर रही है और उस रैली में मौजूद हर शख्स कर रहा है जो शाम से वहां पर डटा हुआ है। तो यानी थोड़ा सा इंतजार और बचा है, जिसके बाद राज ठाकरे आज क्या कहते हैं वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा राज ठाकरे का बीते कुछ दिनों पहले तक जिस तरह की बयानबाजी उनकी रही है, जिस तरह के उनके तल्ख तेवर रहे हैं, जिस अंदाज में वो लगातार बयान देते रहे हैं, उससे तो यही समझ आ रहा है कि आज मुश्किलों को और बढ़ाने का काम ही करेंगे राज ठाकरे। जितेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको शिरीन बता दूं कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। राजनीति दरअसल ये है कि साल 2019 में शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार बना ली। हालांकि शिवसेना और बीजेपी ने साथ ही में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अब जब शिवसेना अलग हो गई तो उसके बाद से बीजेपी ने एक नैरेटिव शुरू कर दिया, एक कथानक गढ़ा कि शिवसेना जो है चूंकि वो एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गई है इसलिए उसने हिंदुत्ववाद को छोड़ दिया है और वो सेकुलरवादियों के साथ हो गई है। इसी नैरेटिव के तहत अब ये कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना जैसी पार्टी के लिए एक वैक्यूम बन गया है, जगह खाली हो गई है और उस जगह को भरने की कोशिश जो है अब राज ठाकरे कर रहे हैं। राज ठाकरे पहले मराठीवाद की राजनीति करते थे। जब उन्होंने अपनी पार्टी गठित की तो सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया मराठी माणूस का, लेकिन वो मुद्दा उन्हें फायदा नहीं दे सका सियासी तौर पर। साल 2009 में उन्हें 13 सीटें मिली, 2014 में सिर्फ 1 सीट मिली और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 1 सीट मिली। और ऐसे में जब उन्हें लगा कि मराठी का मुद्दा फायदा नहीं दे रहा है तो कोई और मुद्दा अपनाया जाना चाहिए पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, और इसलिए फिर उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया। और हिंदुत्व का मुद्दा अपनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि इससे उन्हें बीजेपी का भी साथ मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो परप्रांतीय विरोध का मुद्दा अपनाते तो ऐसी स्थिति में बीजेपी उन्हें साथ नहीं लेती, बीजेपी को उनसे किनारा करना पड़ता, क्योंकि बीजेपी को डर था कि यूपी और बिहार के वोटर नाराज हो जाते। अब चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया है, परप्रांतियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, मराठी की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के साथ उनकी करीबी भी देखी जा रही है और बीजेपी एक तरह से उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी और एमएनएस मिलकर ये दोनों ही पार्टियां राज्य की ठाकरे सरकार को और विशेषकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, मराठी मानुष का फॉर्मूला नहीं चला तो क्योंकि अपनी राजनीति को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो अब हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश। मुंबई का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा फडणवीस लगातार वहां रैली को संबोधित कर रहे हैं। कोई और बड़ी बात उनके इस संबोधन में निकलकर सामने आई है क्या? जी शिरीन, मैं आपको बता दूं, चूंकि उनका पूरा संबोधन मराठी में है, ऐसे में सब कुछ समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर मंच की ओर आप देख सकते हैं कि सबको उनको ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अभी उनका संबोधन लगातार चल रहा है। एक एक कर कई महत्वपूर्ण बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है जो उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर कहा, जो उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर कहा और कहा कि जिस तरीके से अल्टीमेटम आपको दिया गया तो आपकी हालत खराब हो गई और हमने तो बाबरी मस्जिद जैसा ढांचा भी गिरा दिया। इस तरीके की तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन संबोधन अब भी जारी है। कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से बात कर सकें रैली खत्म होने के बाद, ताकि समझ सके कि और क्या कुछ महत्वपूर्ण उनके संबोधन में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।